तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मार्च 2020 को हुआ उर्दू का बोर्ड का पेपर, इसको हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 का अलिफ, दरज़ैल दरसी किताब का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको रवा खाका मुकम्मल करना है। तो देखते हैं यहाँ क्या आएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब ईरान पर लश्कर कशी की गई, तो उस वक्त खुद सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लामी लश्कर की रहनुमाई फरमा रहे थे। तो इस तरह से हमारा जो है रवा खाका मुकम्मल होगा। उसके बाद देखो नंबर 2, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईरानियों को जिन अल्फाज में मुखातिब किया उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। और जुलाई 2022 में जो सवाल आया था इसी पर मबनी कि ईरान पर लश्कर कशी में हज़रत सलमान के कायदाना किरदार की वजाहत अपने अल्फाज में कीजिए। तो इसके जवाब में हम लिखेंगे कि हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में जब ईरान पर हमला किया गया, तो उस वक्त हज़रत सलमान फ़ारसी इस्लामी फ़ौज की रहनुमाई कर रहे थे। उन्होंने जंग शुरू करने से कबल ईरानियों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं तुम ही में से एक आदमी हूँ। तुम देखते हो कि अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं। अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए वैसे ही हुकूक होंगे जैसे हमारे लिए हैं। तुम पर वही अहकाम वाजिब होंगे जो हम पर है। लेकिन ईरानियों ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया, तो जंग लड़ी गई और दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये हो गया हमारा जवाब। पैराग्राफ ही से जो है हमको जवाब मिल गया। उसके बाद नंबर 3 देखो, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खंदक खोदने का जो मशवरा दिया उसके बारे में अपनी राय दीजिए। तो जवाब में लिखा जा सकता है कि जब मक्के के मुशरिकीन और मदीने के यहूदियों ने मिलकर मदीने पर हमले की तैयारियां शुरू की, तो ये खबर मुसलमानों को हो गई। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। हज़रत सलमान ने मदीने की हिफाजत के लिए शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया। हुजूर ने आपके मशवरे को पसंद फरमाया। मुसलमानों ने मिलकर शहर के गिर्द खंदक खोदी, जो इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मनों के घोड़े भी उसे पार नहीं कर सके और उन्हें पसपा होना पड़ा। इस तरह सलमान फ़ारसी की हिकमत अमली कारगर साबित हुई। इससे ज़ाहिर होता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी जंग की हिकमत अमली से खूब वाकिफ़ थे। हालात के मुताबिक जंगी हिकमत अमली इख्तियार करते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बा, दरअसल दरसी किताब का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। देखो पहले हिदायत क्या दी हुई है। नंबर 1, जनूबी अफ्रीका से मुतालिक मुसन्निफ़ा के ख़यालात का रवा खाका मुकम्मल कीजिए। तो हमें पता है कि जो पैराग्राफ है ये सियाह रोशनी से लिया गया है। अब देखिए इसका जवाब हमको पैराग्राफ से ही मिल जाएगा कि आज वो तैयारे में उड़ रही थी और ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, जहाँ का माजी इबरतनाक था, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुंह छुपाए सिसक रही थी। तो यहाँ जवाब में हम लिख सकते हैं, जवाब में हमको लिखना है तस्वीरों में देखा था, किताबों में पढ़ी थी, है ना, जहाँ का माजी जो है इबरतनाक था और जहाँ इंसानियत सिसक रही थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, तैयारे के उड़ान भरने की मंजर कशी अपने अल्फाज में लिखिए। तो जवाब में आप लिख सकते हो, तैयारा उड़ान भरने से पहले ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके लोहे के पंख फैले हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। उसके बाद तवील रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर तैयारा फिजा में प्रवास करने लगा। जैसे जैसे तैयारा बुलंद हो रहा था, ज़मीन दूर और छोटी होती जा रही थी, यहाँ तक कि ज़मीन एक ज़र्रे की मानिंद दिखाई देने लगी। जब तैयारा बादलों में मज़ीद बुलंद हुआ तो ज़मीन का दिखाई देना बंद हो गया। इस तरह से आप जो है जवाब में लिख सकते हो। नंबर 3 देखो, परवीन के दिल की कैफियत पर अपने तासुरात बयान कीजिए। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि जब तैयारा फिजा में बुलंद होता गया और ज़मीन से दूर बादलों को चीरता हुआ बुलंद होता गया, उस वक्त परवीन के दिल की अजीब कैफियत थी। उसके सामने खलाओं का जहान था। खलाओं की एक नई दुनिया थी जो पुरअसरार थी, राज से भरी हुई थी। परवीन को एक अनोखा एहसास हो रहा था और उसके दिल में एक बचकाना ख्वाहिश थी कि वो खिड़की से कूदकर बादलों के आगोश में चली जाए, जहाँ कोई आवाज़ नहीं है, जहाँ खामोशी है, लेकिन ये खामोशी बोलती हुई महसूस होती है। तो ये सब हम जवाब में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जी, दरअसल
गैर दरसी इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। गैर दरसी इक़्तिबास मतलब ऐसा पैराग्राफ जो दरसी किताब से बाहर का हो। नंबर 1, ज़ैल का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। सब्ज़ी फ़रोश की सदा मतलब सब्ज़ी फ़रोश जो सदा लगाता है, आवाज़ लगाता है, वो हमको बताना है। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमको जवाब यह मिल जाता है कि सब्ज़ी फ़रोश जो सदा लगाता है वो क्या कहता है, बैगन ले लो, आलू ले लो, टमाटर, प्याज, गोभी ले लो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बैगन ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो। उसके बाद नंबर 2, आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सब्ज़ी फ़रोख्त करने के फ़ैसले पर अपनी राय दीजिए। मतलब यहाँ पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि जो जो सब्ज़ी बेचने वाला था वो बीए पास था, ग्रेजुएट था, उसके बावजूद भी वो सब्ज़ी बेच रहा था। तो उसका ये फ़ैसला कैसा था, इस पर जो है अपनी ज़ाती राय लिखना है ना। सब्ज़ी फ़रोख्त करने का उसका फ़ैसला सही था या गलत, तो इस पर जो है आपको अपनी राय देना है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, इस बारे में आपकी राय लिखना है। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सब्ज़ी फ़रोख्त करने का फ़ैसला एक मुस्बित और काबिल एहतराम कदम है। मेरे ख़्याल में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई शख्स तालीम याफ्ता या तालीम हासिल करने के बाद रोज़गार ना मिलने पर ख़ुद मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाता है तो ये इसकी खुददारी और अमली सोच को ज़ाहिर करता है। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सब्ज़ी फ़रोख्त करना कोई बुरी बात नहीं। हर मेहनत का काम इज़्ज़त वाला होता है। अगर इंसान ईमानदारी से रोज़ी कमाता है तो ये अच्छी बात है। इससे मालूम होता है कि वो खुददार और मेहनती है। तो इस तरह से जो है हम जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद सवाल नंबर 2 का अलिफ दरज़ैल दरसी नज़्म के इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, सुबह की हवा से मुतालिक खाका मुकम्मल करना है। यहाँ जो नज़्म दी हुई है उसका मुताला करने के बाद हमको रवा खाका जो है मुकम्मल करना है। तो देखते हैं नज़्म में सुबह की हवा या नसीम सहर के बारे में क्या कहा गया। तो यहाँ देखिए इस शेर को, नसीम सहर यानी सुबह की हवा, अत्र बैज़े चमन है यानी बाग में अत्र जैसी खुशबू फैलाने वाली। तो यहाँ आएगा अत्र बैज़े चमन। उसके बाद देखो हवा मस्ते मीनाए बुए समन है। मस्ते मीनाए बुए समन यानी चंबेली के फूलों की खुशबू से मस्त। दूसरे इसमें ये हम लिखेंगे मस्त मीनाए बुए समन। उसके बाद देखिए हवा लुत्फ़ बख्शंदाए जाने यारा, मतलब हवाएं जो दोस्तों के दिलों को लुत्फ़ दे रही हैं। लुत्फ़ बख्शंदाए जाने यारा मतलब दोस्तों की जान को लुत्फ़ देने वाली। तो यहाँ हम लिखेंगे लुत्फ़ बख्शंदाए जाने यारा। उसके बाद देखिए ख़याबा में मस्ताना फिरती सबा है। ख़याबा मतलब क्यारियों में बाद सबा मस्त होकर घूमती फिर रही है। यहाँ हम लिखेंगे मस्ताना फिरती। इसके बाद देखिए नंबर 2, खिरद ने दिल से जो कुछ कहा उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो इस सवाल का जवाब शुरू होता है इन अशार से कि हुई ख़त्म तकरीर जब दिल की अक्सर, खिरद ने कहा मुझसे आशुफ्ता होकर कि ए बेखबर अबला व सख्त नादा, कभी दिल की तकरीर से ना हो शादा। हकीकत है सैर चमन दिल रुबा है, वले इसको जो अहले बर्ग व नवा है। ये गुले गश्त ज़ेबा नहीं हर गदा को, ना हर मुफलिस है बंदे दामे अना को। अगर यूं ही मंजूर है सैर गुलशन, है मतलूब समय सफ़ीर नवाजन। ज़रा चल के अब देख दरबार उसका, कि कैसा है महफिल का गुलजार उसका। जिसे देख पीरे फलक बाक़दे खम, अदब से खड़ा बहरे मुजरा दमादम। खिरद के मानी होते हैं अक्ल। तो जवाब हम यूँ तहरीर करेंगे कि दिल की बातें सुनकर अक्ल ने शायर से कहा कि दिल की बात सुनकर खुश मत हो। ये सच है कि बाग की सैर से दिल बहल जाता है, मगर ये सैर सपाटा उन लोगों को ज़ेब देता है जो अमीर कबीर होते हैं। जो गुर्बत और इफलास के मारे हैं उन्हें ये ज़ेबा नहीं देता। खिरद दिल से कहता है कि अगर तुझे गुलशन की सैर करनी ही है तो नागपुर के राजा रघोजी राव भोसले के दरबार और उसके महफिल के गुलजार को देख, जिसे पीर व फलक यानी आसमान भी बड़ी ताज़ीम व एहतराम के साथ झुककर सलाम करता है। ये जवाब में हमको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 कि ए बेखबर अबला व सख्त नादा, कभी दिल की तकरीर से हो न शादा। दर्ज बाला शेर की तशरीह इस तरह कीजिए कि उसका मानवी हुस्न वाज़े हो जाए। तो जवाब में आप क्या लिखेंगे, जब दिल अपनी तकरीर ख़त्म कर चुका तो अक्ल ने परेशान होकर शायर से कहा कि ए बेखबर तू सख्त नादा है। अबला मतलब बेवकूफ़,
कि ए बेखबर तू सख्त नादा है, दिल की बात सुनकर खुश न हो बल्कि सैर चमन की हकीकत को भी समझ। चमन की सैर की हकीकत को भी समझ। अक्ल का कहना दुरुस्त है कि वही लोग सैर चमन से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं जो खुश है, खुशहाल है। शायर ने बड़ी खूबी से यह बात कही है कि इंसान को दिल की बातों में नहीं आना चाहिए और खुश फहमी में मुब्तला ना होना चाहिए। इंसान को दिमाग से काम लेना चाहिए, यानी सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। ये तशरीह में जो है आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर देखिए बा, दरअसल शेर इक़्तिबास को बगौर पढ़कर दीवी सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 है, शेर इक़्तिबास की रोशनी में सुतून अलिफ और सुतून बा की मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। यहाँ देखिए मुनासिब जोड़ियाँ हमको लगाना है सुतून अलिफ की सुतून बा से। सुतून अलिफ में दिया है इश्क लज्जत बातें शौक़। तो जवाबात के लिए देखिए इस शेर को, इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। हम नशी पूछना इस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है। इन अशार के अंदर जो है यहाँ हमको जवाबात मिल चुके हैं। इश्क की जोड़ी लगेंगी जान खाता है से, लज्जत की जी जिसे पाता है, बातें दिल सुनवाता है, शौक़ जी को भाता है। इस तरह से हमारे सुतून अलिफ की सुतून बा से जोड़ियाँ लगेंगी। उसके बाद नंबर 2 देखिए, इश्क से मुतालिक शायर के एहसासात अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। इसका जवाब आप यूँ भी लिख सकते हैं कि शायर इश्क से मुतालिक अपने एहसासात का इज़हार यूँ करता है कि इश्क हर हाल में फ़िक्र व परेशानी और तकलीफ़ का बाइस होता है, लेकिन ये ऐसा जज्बा है जो हज़ारहा तकालीफ और परेशानियों के बावजूद एक सच्चे आशिक को अजीज़ होता है। इश्क में ऐसी लज्जत होती है और ऐसा लुत्फ़ होता है जो दिल इश्क को अजीज़ होता है और वो हमेशा इस लज्जत के एहसास में डूबा रहना चाहता है। सच तो यह है कि इश्क की कसक और तड़प में जो लुत्फ़ है उसे सिवाय एक आशिक के कोई और महसूस नहीं कर सकता। शायद जब नाराज़ होकर महबूब के कूचे से दूर चला जाता है तो यही इश्क उसे दोबारा महबूब की गली में खींच कर ले जाता है। तो इस अंदाज में जो है आप अपने अल्फाज में इस सवाल का जवाब तहरीर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, हम नशी पूछना इस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है। मुंदरजा वाला शेर का मतलब इस तरह बयान कीजिए कि शेर का हुस्न वाज़े हो जाए। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हो, ये शेर मीर दर्द की गज़ल से माखूज़ है। इस शेर में शायर अपने हमनशी यानी साथी से कहता है कि तू मेरे महबूब की खूबियों और अच्छाइयों के बारे में कुछ मत पूछ, क्योंकि जो इश्क करते हैं वो बस इश्क करते हैं, उन्हें महबूब की खूबी या ख़राबी से कोई गर्ज नहीं होती। आशिक के लिए यही काफ़ी होता है कि महबूब उसके दिल को भाता है और वो इसकी मोहब्बत में सरशार है। इश्क के बारे में शायर का तस्वुर बिल्कुल वाज़ेह है, यही बात इस शेर की खूबी है। इस तरह से जो जवाब आप लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जी, दरअसल शेर इक़्तिबास का बगौर मुताला करके इस्तेहसान कलाम के सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, खाका मुकम्मल कीजिए। शेर इक़्तिबास में कौन से पकवान का जिक्र किया गया और सिनफ़ कौन सी है। तो सिनफ़ जो है ये क़िता है और पकवान के नाम आप लिख सकते हो जो यहाँ इस शेर इक़्तिबास में आए हैं, पुलाव, कलिया, दलिया, खीर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इज़ाफ़ी मुताले से, दरअसल सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 क्या है, खलीफा के मौसिल के सौदागर का भेस बदलने की वजह लिखिए। तो क्या लिखेंगे जवाब आप कि खलीफा को जो है अपनी रियाया का बहुत ख्याल था, यही वजह है कि वो हर रात भेस बदलकर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए शहर में अपने मुलाजिम के साथ गश्त किया करते थे। जब उन्हें रियाया की किसी परेशानी का इल्म होता तो उसे फौरी तौर पर दूर कर दिया करते थे। इसके बाद नंबर 2, अबुल हसन के कैद खाने के वाक़ये को मुख्तसरन लिखिए। इसके जवाब में आपको लिखना है कि एक रात मौसिल के सौदागर के भेस में खलीफा की मुलाकात अबुल हसन से हुई। अबुल हसन ने हस्ब आदत उन्हें अपना मेहमान बना लिया। बातों बातों में अबुल हसन ने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो महल्ले के जो है एक बदमाश और उसके साथियों को सज़ा देना चाहता है। अबुल हसन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खलीफा ने उसे एक दिन का खलीफा बना दिया। अबुल हसन ने खलीफा की हैसियत से अपने मोहल्ले के अमीर आदमी और उसके गुर्गों को 100 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई और अबुल हसन की वालिदा को 1000 अशरफिया देने की हिदायत की। रात में उसे बेहोशी की हालत में उसके घर पहुंचा दिया गया। सुबह उठने पर वो अपने आप को खलीफा ही समझ रहा था। उसने अपनी वालिदा और पड़ोसियों की बात मानने से इनकार कर दिया कि वही अबुल हसन है।
वो पड़ोसियों को मारने दौड़ा तो पड़ोसियों ने दारोगा को बुलाया। दारोगा ने जब ये सुना कि वो खुद को अमीरुल मोमिनीन कह रहा है तो दारोगा ने उसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। तो इस तरह से जो है आपको जवाब लिखना है। नंबर 3 देखिए, ड्रामे से अपने कोई 3 पसंदीदा किरदार पर रोशनी डालिए। तो जवाब में आपको लिखना है कि ड्रामे के मेरे पसंदीदा किरदार। नंबर 1, खलीफा हारून रशीद। अब इनके बारे में आपको लिखना है कि खलीफा हारून रशीद 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया के खलीफा थे। खलीफा जो है ड्रामे का अहम और मरकज़ी किरदार है। खलीफा हर रात भेस बदल कर आवाम की खबरगिरी करते हैं। उसके बाद दूसरा किरदार अबुल हसन के बारे में लिखेंगे आप। ये बगदाद का एक नौजवान है जिसे उसके मुफ्तखोर दोस्तों ने कल्लाश कर डाला, यानी कंगाल कर दिया। बहन की मदद से संभल गया और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चूंकि उसे दोस्तों के साथ खाने की आदत है, इसलिए अब वो किसी न किसी को सिर्फ एक रात के लिए मेहमान बनाता है। उसके बाद जो है तीसरा किरदार जाफ़र। जाफ़र के बारे में लिखेंगे आप। खलीफा हारून रशीद का वज़ीर है, हर वक्त बादशाह के हुक्म की तामील के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा ड्रामे का एक अहम किरदार अबुल हसन की माँ, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि अबुल हसन की माँ जो है ड्रामे का अहम किरदार है। वो अपने बेटे अबुल हसन से बहुत प्यार करती है और अबुल हसन की रिहाई के लिए दारोगा से मिन्नत समाजत करती है, आजिज़ी खुशामद करती है। तो ये जो है अबुल हसन की माँ के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कवायद से कुल 16 नंबरात होते हैं कवायद पर। तो नंबर 1 देखते हैं, हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। दरअसल जुमलों में मुफरद, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए। पहला जुमला है हज़रत मोहानी अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे, यह है मुफरद जुमला। उसके बाद नंबर 2, वो अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता है और छुरियों और कांटों से घंटों उसके परखच्चे उड़ाता है, यह है मुरक्कब जुमला। जवाब रहेगा मुरक्कब। पहले का जवाब मुफरद, दूसरे का जवाब मुरक्कब। उसके बाद देखिए नंबर 2, दरअसल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बेखुनी करना मतलब जड़ से उखाड़ना, नेस्तनाबूद करना, नेस्तनाबूद कर देना। इसका हम जो है इस मुहावरे का जुमले में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हुकूमत ने जराइम की बेखुनी करने के लिए सख्त कवानीन बनाए, या सफाई मुहिम का मकसद गंदगी की बेखुनी करना है। उसके बाद दूसरा मुहावरा देखिए, दीवाला पिट जाना। इसका जो मानी जो होते हैं, नुकसान होना, कंगाल या मुफलिस हो जाना। तो हम इस मुहावरे का जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुसलसिल नुकसान की वजह से उसके कारोबार का दिवाला पिट गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3, दरअसल फ़िक्रों के लिए मुनासिब कहावत लिखिए। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना, इसके लिए कहावत है आसमान से गिरा खजूर में अटका। नंबर 2, खुद को काम ना आए मगर हीले बहाने से टालना चाहिए, इसके लिए कहावत है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद देखते नंबर 4, दरअसल की तारीफ के लिए एक लफ्ज़ लिखिए, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। नंबर 1, ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए दुआ मांगी जाए कहलाती है मुनाजात। नंबर 2, वो नज़्म जिसमें शायर वाक़या करबला या शहदाए करबला का जिक्र करता है कहलाती है करबलाई मरसिया। नंबर 5, दरअसल शेर की सनत का नाम लिखकर सनत की तारीफ लिखिए। मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी हैं अब तलक भी वही लन तरानियाँ। जवाब लिखेंगे आप। इस शेर में सनत तलमी इस्तेमाल की गई है। फिर उसके बाद सनत तलमी की आपको तारीफ़ लिखना है। तारीफ़ में आप लिखेंगे, जब शायर अपने कलाम में किसी तारीख़ी वाक़े, फ़र्ज़ी हिकायत या मजहबी किस्से की तरफ इशारा करता है तो शेर की इस खूबी को सनत तलमी कहते हैं। इस शेर में शायर ने जो है कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया था उसकी तरफ इशारा किया है। उसके बाद बा, हिदायत के मुताबिक ज़ैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, उसको अपना वजूद नाकाबिल बर्दाश्त महसूस होने लगा, ज़ेर इजाफ़त पहचान कर लिखिए। तो जवाब में लिखेंगे आप नाकाबिल बर्दाश्त। नंबर 2, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ़ है, हुर्फ़ जार पहचान कर लिखिए। हुर्फ़ जार में लिखेंगे आप से। हुर्फ़ जार किसे कहेंगे? वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ की जगह, वक्त, सबब या ताल्लुक़ बताए, जैसे मैं, पर, से, तक, को, के, की, का, में से, के लिए, के साथ, ये सब हुर्फ़ जार है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, दिए गए जुमले में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह तलाश करके लिखिए।
मज़ामीन के मुसव्वदात उनकी आँखों के सामने नज़र आतिश किए गए। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह किसे कहेंगे। तो जब कोई इस्म किसी दूसरे इस्म से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे तो वो मुज़ाफ़ कहलाता है, और जिस इस्म की तरफ किसी चीज़ की निस्बत या ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हामिद का लड़का, तो हामिद हो जाएगा यहाँ मुज़ाफ़ इलैह और लड़का मुज़ाफ़। मतलब हामिद का लड़का, लड़का किसका है? हामिद का है, तो हामिद मुज़ाफ़ इलैह और लड़का मुज़ाफ़। जैसे किताब अली, अली की किताब, तो यह किताब मुज़ाफ़ और अली मुज़ाफ़ इलैह। किताब किसकी है? अली की है, तो अली मुज़ाफ़ इलैह और किताब मुज़ाफ़। वैसे ही या देखिए आप मज़ामीन के मुसव्वदात, मुसव्वदात किसके हैं? मज़ामीन के हैं, तो मज़ामीन मुज़ाफ़ इलैह और मुसव्वदात मुज़ाफ़। उसके बाद यहाँ देखिए उनकी आँखों, तो आँखों हो जाएंगी यहाँ मुज़ाफ़ और उन हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह। मतलब आँखें किसकी है? उनकी हैं, तो उन ये हो जाएंगे मुज़ाफ़ इलैह और आँखों हो जाएंगे मुज़ाफ़। अब देखिए नज़र आतिश, तो यहाँ नज़र हो जाएंगी मुज़ाफ़ और आतिश हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3, दर्ज़ैल फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ तहरीर कीजिए। यहाँ फ़िक्रा दिया हुआ है रूह को तकलीफ़ देने वाला, इसके लिए लफ्ज़ है रूह फ़रसा। नंबर 2, दूर तक पत्थर फेंकने का आला कहलाता है मंजनीक। उसके बाद नंबर 4 देखिए एराब लगाकर दो मुख्तलिफ लफ्ज़ बनाकर उनके मानी लिखना है। एराब किसे कहेंगे? ज़ेर ज़बर पेश की अलामतें, तो ये लगाकर जो है ज़ेर ज़बर पेश की अलामतें लगाकर दो मुख्तलिफ लफ्ज़ बनाना है, उनके मानी लिखना है। यहाँ पर दिया है दाल लाम, तो इस पे ज़ेर ज़बर लगाकर जो है हमको दो मुख्तलिफ लफ्ज़ बनाना है, उनके मानी लिखना है। तो दाल लाम ज़बर अगर लगाएंगे हो जाएगा दल, मतलब ग्रुप या जमात, और दाल लाम के नीचे ज़ेर लगा दिए तो हो जाएगा दिल यानी क़ल्ब। उसके बाद नंबर 2, दर्ज़ैल अल्फाज को मुरवजा इमला के मुताबिक लिखिए। समझने, इसको हम लिखेंगे मुरवजा इमला के सूरत में समझने। नंबर 5, मुनासिब साबिक़ा लाहिक़ा लगाकर हर एक से एक एक बामानी लफ्ज़ बनाकर लिखिए। दिए गए लफ्ज़ के आगे कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना साबिक़ा कहलाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, ना का हो जाएगा नादान, ना समझ, और दिए गए लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना कहलाता है लाहिक़ा। तो यहाँ परस्त का हो जाएगा मतलब परस्त। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियाँ, कुल 24 नंबरात पर मुश्तमिल होता है ये हिस्सा इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियों का। तो अलिफ में ख़त या खुलासा, कोई एक आपको सरगर्मी मुकम्मल करना है। दर्ज़ैल नुकात की बुनियाद पर कोई एक ख़त लिखना है। रस्मी या गैर रस्मी ख़त दोनों में से कोई एक ख़त जो है आपको लिखना है, या तो ज़ैल के इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इक़्तिबास का खुलासा लिखिए, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद देखिए ज़ैल की सरगर्मियों में से कोई दो सरगर्मियाँ 50 से 60 अल्फाज में मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, ज़ैल के नुकात की मदद से इश्तिहार तैयार कीजिए, या तो दिए गए नुकात की मदद से ख़बर तैयार कीजिए, या तो नंबर 3, दिए गए नुकात की मदद से कहानी तैयार कीजिए, कहानी तहरीर कीजिए। 3 में से कोई दो जो है सरगर्मी आपको मुकम्मल करना है। उसके बाद जीम आता है ज़ैल के उन्वानात में से किसी एक पर 100 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। किताबें झांकती है शीशे की बंद अलमारियों से, मुझे मेरे पड़ोसियों से बचाओ, पसंदीदा शख्सियत की ज़िंदगी के अहवाल, किसी एक पर जो है आपको मज़मून तहरीर करना है। तो इस तरह से जो है आपको उर्दू का जो है पर्चा मुकम्मल करना है। तो आसानी के साथ जो है आप 80 में से अबव 70 तक जो है मार्क आप हासिल कर सकते हो, अगर सही तरीके से आपने पूरा पेपर अगर करके आए हो। तो कोशिश करें कि पूरा पेपर आप हल करें। पूरा 80 मार्क का पेपर अगर हल करते हैं तो अबव 70 आप मार्क हासिल कर सकते हैं, 70 से ऊपर जो है मार्क आपको मिल सकते हैं। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।